नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो शाम के 8 बज गए और समय हो गया हमारा सीटेट 2020 का। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा था सीटेट 2020 के लिए, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसके अंतर्गत हम कुल 15 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास जो दत्त कार्य है वो जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का जो सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय है वो आपको बताना है क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि इस बात के विषय में जो प्रधानाचार्य है क्या आप उनको सूचित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि उसे खेल कूद की जो कक्षा है उसमें जाने से रोकेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि जो अनियमितता है सबसे पहले आप उसके कारण का पता लगाएंगे और उसके बाद समीर को परामर्श देंगे। और चौथा लास्ट ऑप्शन है कि उसकी अनियमितता के बारे में जो अभिभावक हैं उनके लिए एक नोट लिखेंगे। तो आपको बताना है कि समीर इस प्रकार की दिक्कत कर रहा है तो आप क्या करेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि अनियमितता उसका सबसे पहले कारण का पता लगाएंगे, फिर समीर को आप परामर्श देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं उनको किस तरह ताजा वो रखा जा सकता है। थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको स्पष्ट दिखाई दें। आगे कह रहा है कि राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक जो तकनीक है उनकी परिगणना वो करती है। और यदि ये लिखा हुआ आपको ना दिखाई दे तो साइड में जो 3 डॉट बटन है वहां से 480 पर अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको लगा लीजिएगा, आपको दिखाई देगा। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको किस प्रकार ताज़ा रखा जा सकता है। ये कोई टीचर हैं वो जिनका नाम है राधा, वो अपनी कक्षा में वो पढ़ा रही हैं और अलग अलग जो तकनीक हैं उनको वो दिखा रही हैं। सबसे पहले क्या है कि उसे कटोरी में रखती हैं और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा वो पानी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसे धूप में वो खुला फैला देती हैं। और चौथा कह रहा है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। और आपसे ये पूछा गया है कि उपरोक्त तकनीक जो बी है, बी तकनीक क्या है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। इसके लिए वो निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न में 4 ऑप्शन है। पके हुए चावल हैं, क्या वो प्याज लहसुन है, क्या वो हरा धनिया है और क्या वो काजू बर्फी हैं। एक शॉर्ट में यदि इस प्रश्न की बात करें तो एक टीचर खाद्य पदार्थ उसको किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है उसके बारे में बता रही हैं। अलग अलग उन्होंने तरीके करके बताए और इसमें यह पूछा गया है जिसमें से दूसरा तरीका है गीले कपड़े में लपेट देती हैं। ये किस चीज़ को लेकर वो समझा रही हैं ये यहाँ पर वो पूछा गया है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हरा धनिया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो साग सब्जी है या हरा धनिया, इसको अगर आप कुछ दिन तक रखे दें तो हम देखते क्या है कि उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सड़ जाती हैं, उनसे दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद भी आप कह सकते हैं खराब हो जाता है या जो रंग रूप है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और यदि हम एक गीले कपड़े में क्या करें, उनको लपेट दें तो यह कह सकते हैं जो हरी धनिया है उसको एक भीगे हुए पतली जो सूती कपड़ा होता है उसमें लपेट कर रखें तो हम उन्हें कई दिनों तक वो ताज़ा बना कर रख सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन हरा धनिया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण आपको पढ़ाते समय जो शिक्षिका है वह यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है। एक टीचर है कक्षा 5 की और टॉपिक पढ़ा रही है वो घर्षण। तो ये कह रहा है कि आगे की शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण वो हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए जो उदाहरण है उनमें से कौन सा उदाहरण गलत है, यानी कि आपको ये बताना है कौन सा घर्षण से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन की। पहला कह रहा है कि जो पेन की नोक होती है, टिप होती है और पेपर के बीच जो होने वाला घर्षण है उसके कारण ही हम लिख पाते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमारे जूते और जमीन उसके बीच होने वाले जो घर्षण है उसके कारण ही हम चल पाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से
ऊपर फेंकी हुई कोई वस्तु है वो घर्षण के कारण ही हमेशा हमारे पास वापस आती है। और चौथा कह रहा है आपसे कि ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है। यानी आपको क्या बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 तो हैं आपके घर्षण के उदाहरण, परंतु एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है वही आपको छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर रूप से जो ऊपर फेंकी हुई वस्तु है वो घर्षण के कारण नीचे नहीं आती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो नीचे आती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उदाहरण में से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति जो है वो यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी जो कील है वो डूब जाती है। तो उसे इस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है, उसे क्या समझाया जा सकता है। अब देखते हैं 4 ऑप्शन। पहला कह रहा है कि लौह जो है वो पानी की तुलना में हल्का है और जो स्टील है वो पानी की तुलना में भारी है। क्या आप इस ऊपर वाले प्रयोग से उसे ये सिखाएंगे। दूसरा कह रहा है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। क्या आप ये सिखाएंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और लास्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि जो लौह है वो पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा जब तक मैंने ऑप्शन सारे पढ़े। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्टील की जो कटोरी है उस पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, और लोहे की कील की बात करें तो उस पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं पानी में स्टील की कटोरी, खाली कटोरी कह सकते हैं, तैरती है। क्यों? क्योंकि खाली कटोरी अपने भार के बराबर पानी हटा लेती है, जबकि जो लोहे की छोटी कील होती है वो डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे की एक छोटी कील अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है। तो इसी के संबंध में आप कह सकते हैं नियम भी दिए गए। कौन से? कि संतुलित अवस्था में तैरने पर जो वस्तु होती है वो अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, और ठोस का जो गुरुत्व केंद्र है उसके द्वारा हटाए गए जो द्रव है उसके गुरुत्व केंद्र दोनों ही एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। तो इस पर आधारित ये दोनों नियम भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वायु प्रदूषण प्रकरण है। प्रकरण का क्या मतलब होता है? टॉपिक है। वो पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है, आपको ये छांटना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए जो निष्कर्ष हैं उसको सारणीकृत करें। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से जो प्रकरण है यानी कि जो टॉपिक है उसका सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा उचित है। जब वायु प्रदूषण आप प्रकरण पढ़ाने के लिए अलग अलग विज्ञान शिक्षक जो है वो 4 तरह की शिक्षण जो पद्धति है उनका जो है वो प्रयोग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण जो है उस पर वृत्त चित्र दिखाना। अब वृत्त चित्र दिखाने से क्या मतलब है कि वृत्त चित्र के माध्यम से जो विद्यार्थी है वो वायु प्रदूषण जो प्रकरण है उसको रुचिपूर्ण ढंग से सीखते हैं, और जो वायु प्रदूषण है उस पर रोकथाम संबंधी जो उपाय हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भी कह सकते हैं इनसे संबंधित तथ्य ये भी है कि किसी भी आप प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं तो दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है जिसे हम ऑडियो विजुअल ऐड कहते हैं उसका यूज करना जो है जो अधिगम होता है उसको और ज़्यादा स्थायी बना देता है। आपने ये चीज़ पढ़ी अवश्य
होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं आपको इसी प्रकार बेहतर से बेहतर पढ़ाता हमेशा रहूंगा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है आक्रामक व्यवहार, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बहुत बात करना और चौथा कह रहा है हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। आपको क्या छांटना है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चा जो है उसकी पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बच्चा किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा कि जो टीचर है उस तनावग्रस्त बच्चे को पहचान पाएगी। तो इन चारों में से कौन सा जो है आपको दिखेगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार। आक्रामक व्यवहार के जरिए ही जो तनावग्रस्त बच्चा है उसकी पहचान जो है वो की जा सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया जो है उनको उपलब्ध कराने का जो प्रमुख या मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में जो हो रहे क्रियाकलाप हैं उनके बारे में जानकारी जो है उसको साझा करना। दूसरा कह रहा है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे जो हैं उनकी योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इसको आप प्रश्न को समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है अभिभावक शिक्षक आप देखते हैं जो आपस में मिलते हैं, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसको समझ लीजिए आप। तो उसको रखने का उद्देश्य क्या होता है, क्या जो क्रियाकलाप हैं विद्यालय में हो रहे वो आप किसी के पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की जो योग्यताएं हैं कमजोरी हैं और पुनर्बलन और सुधार के लिए क्या उसको आप डिस्कस करेंगे। तीसरा कह रहा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने यानी कि क्या टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो आपस में व्यवहार बनाने के लिए मिलते हैं। चौथा कह रहा है कि एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए मिलते हैं। तो अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की जो योग्यताएं हैं और कमजोरी उनके बारे में चर्चा करना। केवल कमजोरियों की चर्चा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बच्चे को हमेशा आपको पॉजिटिव नजर से देखना है, उसकी योग्यताओं की भी बात करनी है, उसकी कमजोरियों की भी बात करनी है, दोनों की बात करनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि 8वां प्रश्न है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में जो वाहन हैं उनके कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। आगे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। अब शहर के लोग किसके माध्यम से सहयोग दे सकते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन जो है उनकी नियमित रूप से जांच करवाने। दूसरा कह रहा है आने जाने के लिए जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था है उसका प्रयोग करने। तीसरा कह रहा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। और चौथा कह रहा है कि व्यक्तिगत वाहन जैसे कि स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आने जाने के लिए जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था है उसका प्रयोग करना, जिससे क्या होगा ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक कम होगा तो जो शहर में प्रदूषण फैला है वो कम होगा। इसलिए ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 है कि वायु हर जगह है। ये आपका प्रकरण यानी कि टॉपिक है। इस पर पढ़ाते समय एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न क्या है कि क्या मृदा में वायु है। दूसरा प्रश्न क्या है क्या पानी के अंदर वायु है। तीसरा ऑप्शन क्या है क्या हमारे शरीर में वायु है। चौथा ऑप्शन क्या है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो ये 4 जो है वो प्रश्न पूछता है कोई टीचर जब वायु हर जगह वो टॉपिक पढ़ा रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक जो शिक्षार्थी हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल, दूसरा ऑप्शन है चिंतन कौशल, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक कौशल और चौथा ऑप्शन है अवलोकन कौशल। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके साथ साथ अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 8 बजे जुड़ सकें और उतना ही ज़्यादा मजा आए इस वीडियो सेट को सॉल्व करने में जितने ज़्यादा लोग होंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
2 यानी कि चिंतन कौशल जो है ये विकसित करने के लिए जो ये प्रश्न है वो जो शिक्षक है उसके द्वारा पूछे गए हैं कि मृदा में वायु है या नहीं, पानी में वायु है नहीं। इस प्रकार से जो प्रश्न है वो कह सकते हैं शिक्षार्थी वायु की उपस्थिति के बारे में सोचते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु कहाँ कहाँ विद्यमान है, कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है। इसलिए चिंतन कौशल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सब्जियों को काटना और उन्हें चलते पानी में धोना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। और चौथा कह रहा है कि बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। अब जो खाना बना लेता है उसका तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भोजन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि सब्जियों को सबसे पहले तो अच्छी तरीके से धोना और उनके बाद जो है उनको काटना। क्यों? क्योंकि सब्जी काटने के बाद यदि आप धुलते हैं तो उससे सब्जी में जो विटामिन्स होते हैं वो, या कह सकते हैं जो पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए सब्जी को छीलने के बाद या काटने के बाद धोना आप कह सकते हैं नहीं सही होता है। सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धोना फिर उसके बाद जो है उनको काटना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की जो शिक्षिका हैं वायु प्रकरण यानी कि वायु एक टॉपिक है उसको पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है और वो जगह भी घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां जो हैं वो सुझाते हैं। एक शिक्षिका है वो पढ़ाना क्या चाहती है, वायु टॉपिक, और ये बताना चाहती है वायु में भार होता है और जगह घेरती है। और उसके बाद जो उसके सहयोगी यानी कि जो टीचर के सहयोगी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ाने के लिए उसे 4 अलग अलग गतिविधियां जो है वो बताते हैं जो कि नीचे लिखी हुई हैं। सबसे पहली गतिविधि लिखी है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गुब्बारे में हवा भरना। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे जो है उसको फोड़ दें। तो ये जो 4 गतिविधियां दे रखी हैं इसके संबंध में पूछा गया है कि उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। यानी कि जो टीचर पढ़ाना चाहता था वायु में भार होता है और जगह घेरती है, कौन से 4 आपकी गतिविधियां, इनमें से कौन से नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उपयुक्त होंगी जो कि आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसी से जो है वो संबंधित हों। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें और उसके साथ साथ 2 भरे हुए जो गुब्बारे हैं उनको एक छड़ से बांधें और साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ये 2 तरीके जो हैं आपके सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं खाली उल्टा बीकर वाले को। तो देखिए खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर जब आप रखकर नीचे की ओर धकेलेंगे तो क्या होगा, उसमें पानी नहीं भरता है। यदि बीकर को आप थोड़ा झुका देते हैं तो उसमें से वायु के बुलबुले बाहर आते हुए नजर आते हैं और पानी क्या होता है धीरे धीरे उसमें देखते हैं बीकर में अंदर जाने लगता है, जिससे क्या प्रूफ होता है कि वायु जो है वो जगह घेरती है। जो कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना था, वायु जगह घेरती है। उसके अलावा यदि 2 भरे गुब्बारों की बात करें तो इनकी बात करें तो एक छड़ से जब बांध कर आप साम्यावस्था में ले जाएंगे तो एक गुब्बारा फोड़ने पर क्या होगा, जो छड़ होगी वो असंतुलित हो जाएगी, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि एक गुब्बारे में भार था, इसीलिए आपके एक तरफ का तराजू जो है वो उड़ गया है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वायु जो है उसमें आयतन के साथ साथ भार भी होता है। तो यही दोनों चीजें आप इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए ऑप्शन आपके और भी सही थे, वायु में हवा भरना, परंतु आपको सबसे उपयुक्त ऑप्शन को हमेशा सेलेक्ट करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है।
एक श्वसन जो है वो प्रकरण है, विज्ञान शिक्षिका पढ़ा रही है, उसके बाद क्या करती है, परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को जो है वो नहीं समझते हैं। वह ये जो कारण है ये किसके कारण जो है वो हो सकता है? जो बच्चे श्वसन और सांस के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं, श्वसन टॉपिक पढ़ाने के बाद और जो परीक्षा का आयोजन किया उससे टीचर को पता चला, तो ये किसके कारण जो है वो जो समस्या आ रही है वो हो सकती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह उनकी कक्षा अध्यापिका ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके और चौथा कह रहा है कि शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित जो संकल्पना है उसको जो है वो व्याख्यात नहीं कर सकी, इसी कारण जो है आपकी इस प्रकार की जो समस्या है वो आ रही है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और जो सांस है उसमें अंतर जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने यानी कि पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। रेत और नमक आपको अलग करना है और इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। थोड़ा सा समय हम आपको दे रहे हैं, तब तक वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। देखिए जो रेत है और नमक है इसका जब मिश्रण होगा तो उसको जल में जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा, जो भारी अवयव होंगे वो नीचे तली में बैठ जाएंगे। इस जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं अवसादन के नाम से। दोनों को जल में मिलाएंगे और जल में मिलाने के बाद जो भारी अवयव हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। अब बात करें आगे, तो जो अवसादित यहाँ से हमें मिश्रण प्राप्त होगा इसको हम बिना हिलाए जो जल है उसको रेत और नमक सहित जो उड़ेलेंगे उसकी क्रिया को हम निस्तारण के नाम से जो है वो जानते हैं। फिर से हम इस मिश्रण को क्या करेंगे, इस मिश्रण को हम जो फिल्टर है उसको कर लेते हैं फिल्टर, और जो रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको अलग कर लेते हैं फिल्टर करने के बाद। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है निस्यंदन। और इस प्राप्त मिश्रण में आप कह सकते हैं नमक है और जल है, और उसके बाद आप कहेंगे इस मिश्रण का वाष्पन, और वाष्पन करके क्या करेंगे, हम नमक प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से आप रेत और नमक को अलग कर लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि रेखा की मां किसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी जो है वो डालती हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पानी को रंग रहित करने के लिए, दूसरा कह रहा है कि हल्के निलंबित जो अपद्रव्य हैं उनको अवसादित करने के लिए, तीसरा कह रहा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, और चौथा कह रहा है कि पानी में मौजूद जो रोगाणु हैं उनको खत्म करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही। इसके अलावा जो CDP है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम एक अलग से टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ वो टॉपिक वाइज वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एक टाइम हम अलग सीटेट का और जो है वो डिसाइड कर देंगे, जो कि लगभग सुबह के टाइम होगा या कोई और होगा वो जो है वो बता दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि हल्के निलंबित जो अपद्रव्य हैं उनको अवसादित करने जो रेखा की माँ है, जो रोजाना तालाब से लाए जो पानी है उसमें फिटकरी डालती हैं, तो फिटकरी डालकर जो रखती हैं, जिससे क्या होता है जो जल है वो स्थिर होने पर उसमें जो घुली हुई अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, निलंबित होकर नीचे बैठ जाती हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी अवसादन कहलाती है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा भी था। तो यही प्रक्रिया आपकी अवसादन कहलाती है। और बात करें अन्य ऑप्शन की कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए क्यों ऑप्शन सही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए हम इसे उबालते हैं या हम
चूना जल जो है इसमें मिलाते हैं, फिटकरी जो है वो नहीं डालते हैं। इसी प्रकार आप पानी में जो मौजूद रोगाणु हैं उनको खत्म करने के लिए फिटकरी नहीं डालते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल जो है आप करते हैं। काफ़ी जगह टंकी में जो है आप देखते हैं डाली भी क्लोरीन की गोलियां जाती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न। क्या है कि भारोत्तोलक जो है उनको प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास जो है बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या विटामिन से। यही प्रश्न मैंने पूछा था पार्ट नंबर 2 में, यानी कि सेट नंबर जो 2 देखा था उसमें जो हमने प्रश्न पूछा था। अब बात कर लेते हैं उसके उत्तर की। तो बिल्कुल आपका प्रोटीन जो है वो सही हो जाएगा, जो ज़्यादा मांसपेशियां या बॉडी मास जो है बनाने के लिए आवश्यक जो है वो होती है। प्रोटीन युक्त आहार लेने की भी आवश्यकता होती है, जो कह सकते हैं जो हमारी शारीरिक मांसपेशियां हैं, अन्य जो अवयव हैं उनके निर्माण में जो है वो हेल्प जो है वो करती हैं। और इस प्रकार का जो भोजन होता है उसे हम शरीर वर्धक भोजन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन की जगह अगर आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिले तो भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, और इसके अलावा इतनी सारी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाइएगा। ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, परंतु इसमें आंसर नहीं है, तो आंसर के लिए आपको यही वीडियो जो है वो देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न, जो कि आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि किसके लिए मछली घर जो है वो एक्वेरियम में हवा जल वाला पंप रखा जाता है, पानी को साफ करने। दूसरा ऑप्शन है कि जलीय पौधे जो हैं उनकी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा कह रहा है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, और चौथा कह रहा है कि जो मछली घर है एक्वेरियम उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। तो आप देखते हैं एक्वेरियम जो रखे होते हैं मछली घर, उसमें हवा वाला पंप लगा रहता है, उसमें बुलबुले इस टाइप से जो है वो उठा करते हैं, वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर हम सेट नंबर 4 में जो है वो देखेंगे। कल हम इसी समय 8 बजे जो है आपके लिए फिर से सेट लेकर आएंगे, तो टाइमिंग पर आ जाइएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।